नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस बढ़ाने वाली है नुपुर शर्मा की मुश्किल, अगले हफ्ते कभी भी हो सकती है पूछताछ। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी, 27 जून को सड़कों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी सांसद ने ही केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, पूछा जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो खुद क्यों लेते हैं पेंशन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी उपाध्यक्ष ने खोला मोर्चा, सुनवाई न होने पर आमरण अनशन की दे चेतावनी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट, शिवसेना की मांग पर डिप्टी स्पीकर ने बागी 16 एमएलए को भेजा नोटिस, 2 दिन में मांग लिया जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस बढ़ाने वाली है नुपुर शर्मा की मुश्किलें, अगले हफ्ते कभी भी हो सकती है पूछताछ। जी हां दोस्तों, एक समाचार चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी और बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा की मुसीबत बढ़ सकती है। जहां एक और मुंबई पुलिस हेट स्पीच को लेकर दर्ज मामले में नुपुर शर्मा को नोटिस थमाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। मिली ताजा जानकारी के मुताबिक घृणित बयानबाजी मामले में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा से दिल्ली पुलिस साइबर सेल जल्द पूछताछ करने वाली है। इससे उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि एक सामान्य पूछताछ है जो एफआईआर दर्ज होने के बाद सामान्य तौर पर किसी भी राज्य की पुलिस करती हो। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आपत्तिजनक टिप्पणी के अन्य मामलों में इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले 35 अन्य से भी पूछताछ करने वाली है। इनमें नुपुर शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने टीवी डिबेट के दौरान तथाकथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी, 27 जून को सड़कों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ बीते दिनों में दिल्ली में लगातार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अगले 2 दिनों में देश भर में प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को घेरेगी। रविवार को कांग्रेस 20 राजधानियों और बड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज उतारने जा रही है, जो अग्निपथ को युवाओं से विश्वासघात बताकर मोदी सरकार पर हमला बोलेंगे। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रत्येक विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अग्निपथ योजना और महीने का आखिरी रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को निशाने पर रखते हुए लखनऊ में अजय माकन, देहरादून में मानवेंद्र सिंह, जयपुर में दीपेंद्र हुड्डा, चेन्नई में गौरव गोगोई, पटना में कन्हैया कुमार, शिमला में आलोक शर्मा समेत कुल 20 शहरों में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मुद्दे के साथ अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली में बीते हफ्ते लगातार प्रदर्शन किया। बीते रविवार और सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था और ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ और देश तथा सेना से धोखा बताते हुए कहा था कि सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी सांसद ने ही केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, पूछा जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो खुद क्यों लेते हैं पेंशन। जी हां दोस्तों, केंद्र की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर सरकार से पूछा कि अग्निपथ के तहत सेना में शामिल किए गए लोग जब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के हकदार नहीं होंगे तो जनप्रतिनिधियों या फिर विधायकों और सांसदों को पेंशन क्यों मिले। वरुण गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। बीजेपी सांसद का यह बयान उस समय आया जब यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में युवा वर्ग इसका कड़ा विरोध कर रहा है। वरुण गांधी इस योजना के लॉन्च होने के बाद से ही आलोचना कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदर्शनकारियों की मांग को समर्थन करते हुए उन्होंने लोगों से उपद्रव न करने की अपील की थी। बता दें कि पिछले दिनों यूपी और बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कई रेल डिब्बों को आग के हवाले कर दिया था, जबकि कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी उपाध्यक्ष ने खोला मोर्चा, सुनवाई न होने पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हाल ही में सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों की मौत के बाद शनिवार को भाजपा ने सड़क पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन देकर भाजपा ने आमरण अनशन करने की चेतावनी
चेतावनी दे दी। बता दें कि हमीरपुर जिले के मदौहा कोतवाली क्षेत्र के मकराव के पास कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 में 3 दिन पहले लोडर और आपे में टक्कर हो गई थी और इससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग भी घायल हुए थे, जिनमें कई लोगों को कानपुर रेफर किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना की मांग पर डिप्टी स्पीकर ने बागी 16 एमएलए को भेजा नोटिस, 2 दिन में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच शनिवार को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों से अगले 2 दिन में जवाब देने को कहा। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर डिप्टी स्पीकर से एक याचिका दी थी और इसी याचिका पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। खास बात यह है कि शिवसेना ने जिन बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है उनमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल श्रीहरि अणे ने कहा कि बागी विधायकों को अयोग्य साबित करने की प्रक्रिया कानूनी बहस पर आधारित होगी। बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने से पहले डिप्टी स्पीकर को उन्हें एक बार सुनना होगा। अगर इस पूरी प्रक्रिया को करने में संवैधानिक तंत्र विफल होता दिखता है तो राज्य के गवर्नर इस मामले में दखल दे सकते हैं। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी स्थिति नहीं आई है। ध्यान हो कि एकनाथ शिंदे की बढ़ती ताकत के बीच सीएम उद्धव ठाकरे के पास बेहद सीमित विकल्प बचे थे। 12 के बाद शिवसेना ने अब 4 और विधायक के खिलाफ अयोग्यता का मसौदा तैयार किया था। डिप्टी स्पीकर के विधान भवन पहुंचने पर यह आवेदन दिया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चर्चा के बजाय एक दूसरे का कपड़ा फाड़ने लगे बीजेपी नेता, जमकर चले लात घूसे, पार्टी दे रही सफाई। राजस्थान में हुआ ये कांड। जी दोस्तों, राजस्थान के करौली में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर स्थानीय भाजपा नेता चौपाल कार्यक्रम के तहत इकट्ठा हुए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद पार्टी के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। इस कार्यक्रम में संगठन महासचिव चंद्रशेखर भी पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से कुछ घंटे पहले यहाँ भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। 2 गुटों के बीच ऐसा घमासान छिड़ गया कि इन्होंने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चले और गाली गलौज तक की नौबत आ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सियासी संकट के बीच बीजेपी नेता फडणवीस आठवले की मीटिंग शुरू, संजय राउत की चेतावनी, झमेले में मत पड़ो वरना। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में जारी सियासी दंगल के बीच महाराष्ट्र में आज भी राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिल रही है, वहीं बीजेपी की आज एक बैठक हो रही है और इसमें भाजपा के सहयोगी दल शामिल हैं। इस बैठक में भाजपा नेता व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ नजर आने के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। रामदास अठावले के साथ राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस से चेताते हुए कहा कि मेरा देवेंद्र फडणवीस से आग्रह है कि वो इस मामले से दूर रहें। देवेंद्र फडणवीस पहले भी एक बार धोखा खा चुके हैं। हमारे मन में उनके लिए सम्मान है, लेकिन उनसे अब बस मेरा यही कहना है कि अगर आप इस झमेले में पड़ेंगे तो वो ये सम्मान भी खो देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बने रहेंगे ममता के साथ, 2024 में देंगे बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, यशवंत सिन्हा को समर्थन देकर अखिलेश यादव बड़ा संदेश दे दिया है उन्होंने, और यूपी की राजनीति भी बदलने वाली है, ये इससे संदेश मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर उनको समर्थन देने का ऐलान किया है और इसी बीच अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाया है। तो क्या ममता बनर्जी के साथ 2024 तक बने रहेंगे अखिलेश यादव और 2024 में भाजपा को मिलेगी इससे बड़ी चुनौती? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के निजी स्कूलों ने मनमर्जी से बढ़ाई फीस तो होगी मान्यता रद्द, विधानसभा में सीएम ने की और भी कई बड़े और कड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के स्कूल अब अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। ऐसा करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि जो स्कूल अपनी मर्जी से फीस में बढ़ोतरी करेंगे उनकी एनओसी और मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब कोई दूसरा काम नहीं कर सकेंगे। सरकार की ओर से शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए यूएस एम्बेसी के लिए दिल्ली स्थित क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा कार्यालय से तालमेल किया जाएगा। दोस्तों रुक कर जिसमें आपको बता दें कि सिंध समर्थक विधायकों के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ तो संजय राउत बोले
कि इस आक्रोश को रोक नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एक बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ मचाई है और हंगामा किया है। इन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद स्प्रे से दीवार पर गद्दार सावंत लिख दिया और तानाजी सावंत परांदा विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता जय शिवाजी का नारा लगाते हुए विधायक तानाजी के दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं इस हिंसा के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि विधायकों की बगावत के बाद लोगों में आक्रोश है और इसको रोक नहीं सकते। तानाजी सावंत का जिक्र आने पर संजय राउत ने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो कांग्रेस से शिवसेना में आए थे और ये उनकी पहली विधायकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम कपड़े उतार कर सड़क पर खड़ा करते हैं। बता दें कि तानाजी सावंत इस समय असम के गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं। संजय राउत ने इस हिंसा पर कहा कि ये महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता है और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये शिवसेना की आग है और हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते हैं। ये बाला साहेब ठाकरे ने हमसे कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए। इस आग को जलते रहने के लिए 2 संविधा की जरूरत है, उसे डालते रहना चाहिए। इसी के साथ शिवसेना नेता ने कहा कि आप हमारे विधायकों को किडनैप करेंगे, उन्हें सिक्योरिटी देंगे और हम अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम नामर्द हैं? हम नामर्द नहीं हैं। ज़्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। सत्ता और बहुमत आती जाती रहती है। संजय राउत ने कहा कि असली शिवसेना ठाकरे नाम से जुड़ा है। शिंदे, राणे, भुजबल ये लोग आते रहते हैं और आते रहेंगे और चले जाएंगे। अगर कोई कहता है कि हम बाला साहेब के भक्त हैं तो आप भक्ति करो, पार्टी पर कब्जा मत करो। अगर कब्जा करोगे तो तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक बार धोखा खा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा अंदर का मामला है। वो अगर इस मामले में पड़ेंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। संजय राउत ने कहा कि सेंट्रल पुलिस महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा क्यों दे रही है? ये लोग गद्दार लोग हैं। आखिर सेंट्रल पुलिस उन्हें सुरक्षा क्यों दे रही है? संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र के इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का दावा, मुंबई लौटते ही साथ आएंगे बागी विधायक। पैसे के बल पर कोई नहीं कर सकता शिवसेना को हाईजैक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमें यकीन है कि एक बार बागी विधायक मुंबई वापस आ जाएंगे, वो फिर से हमारे पक्ष में लौट आएंगे। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को सलाह दूंगा कि इस मामले में शामिल ना हो और कुछ भी उनकी गरिमा के लिए बचा है उसे बचाएं। हम चुनाव में एक दूसरे को देखेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमारी आज की कार्यकारिणी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कई निर्णय होंगे। ये पार्टी राज्य और देश में बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी को बनाने में बाला साहेब जी, उद्धव जी और सभी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है। इस पार्टी पर कोई आसानी से डाका नहीं डाल सकता है। केवल पैसे के दम पर कोई पार्टी नहीं खरीद सकता। अभी जो संकट है उसे हम संकट नहीं मानते, बल्कि ये हमारे लिए पार्टी विस्तार का बहुत बड़ा मौका है। बता दें कि शिवसेना ने दोपहर 1 बजे सेना भवन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और इसके अलावा शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए दोपहर गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में बागी विधायक महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर मंथन करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बागी विधायकों के खरीद फरोख्त की कीमत 50 करोड़ रुपए, एनसीपी ने लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के बागी विधायकों के होटल में ठहरने और आने जाने के खर्च पर एनसीपी ने सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक कई दिनों से गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए हैं, जो कि एक बेहद ही महंगा होटल है। और इसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा है कि बागी विधायकों के होटल और विमान का बिल कौन भर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है। आखिर ये सच है क्या है, और अगर ऐसा है तो इसे किसने दिया? वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ईडी और आईटी रेड करेगी तो ब्लैक मनी का सोर्स पता चलेगा। इस बीच बता दें कि राजनीतिक संकट भले ही महाराष्ट्र में हो, लेकिन इसका केंद्र असम का गुवाहाटी बना हुआ है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार में शामिल तमाम बागी विधायक यहाँ के एक आलीशान 5 स्टार होटल में अपना वक्त बिता रहे हैं और इस पूरे सियासी ड्रामे के सूत्रधार एकनाथ शिंदे खुद यहाँ मौजूद हैं। बताया गया कि इस होटल में बागियों के लिए 70 कमरे बुक कराए गए हैं। वहीं
विधायकों पर रोजाना लाखों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान मोर्चा का बयान, बोला नहीं होने देंगे सेना का ठेकाकरण, कहा सेना को बना रहे सांप्रदायिक, देश की सुरक्षा से खिलवाड़। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सेना को सांप्रदायिक किया जा रहा है और ठेके पर सैनिक लेना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। शुक्रवार को मोर्चा के संगठन ने विरोध में प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि धरना कलेक्ट्रेट पर दिया गया और प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय किसान सभा, राजस्थान किसान सभा ने हिस्सा लिया। किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सेना का ठेकाकरण नहीं होने देंगे, सेना का सांप्रदायिकीकरण नहीं किया जाए। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें 7 बिंदुओं से विस्तार से बताकर अग्निपथ योजना को सेना में ठेकाकरण की नीति बताते हुए सेना में भर्ती होने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। किसान सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भाजपा पर कटाक्ष किया और किसान बोले कि योजना इतनी ही अच्छी है तो भाजपा नेता अपने बेटों को अग्निपथ योजना में अग्निवीर बनाएं। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कृषि कानूनों पर किसानों से मात खाकर केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के बेटों की सेनाओं में भर्ती रोककर किसानों से बदला लिया है। बहाली की उम्र में रिटायरमेंट एक भद्दा मजाक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री बोले पहले इन्होंने पेंशन खत्म की, अब सेना में भी नो रैंक नो पेंशन आ गए। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्होंने कर्मचारियों की पेंशन खत्म की और पुरानी पेंशन योजना लागू की तो केंद्र के पास जमा कर्मचारी अंशदान का पैसा नहीं लौट आ रहे हैं और ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन पर आ गए हैं। रायपुर में पत्रकारों के अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे पहले बात इन्होंने पेंशन खत्म किया, राजस्थान सरकार और हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की। हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों के अंशदान का जमा पैसा वापस कर दो, हम उसको वापस मांग रहे हैं, अभी तक वापस भी नहीं किया गया है। पहले 1 रैंक 1 पेंशन करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन पर आ गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा ने मोदी और राजनाथ से मांगा समर्थन, आडवाणी से आशीर्वाद, सोमवार को भरेंगे नामांकन। जी दोस्तों, अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीएम नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन कर समर्थन मांगा है और 84 वर्षीय सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय वित्त व विदेश मंत्री रह चुके हैं। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है और मुर्मू ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी व अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। दोस्तों रुक करते हैं तरफ। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा वापस आते हैं तो ठीक वरना उठाएंगे ये कदम। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच अब शिवसेना चीफ और सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया है और ठाकरे की तरफ से बागी विधायकों को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है और बताया गया है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी करीबी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि बागी विधायकों के पास 24 घंटे का वक्त है, अगर वो वापस आते हैं तो ठीक, वरना उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। और इसी के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में उद्धव ठाकरे ने यह साफ किया कि अगर तय समय में बागी वापस नहीं आते तो इसके बाद ये लड़ाई आर पार की हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने सभी शाखा प्रमुखों को अपने अपने इलाके में बैठक करने को कहा और बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ये साफ कर चुके हैं कि अगर पार्टी नेता चाहें तो वो इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी का पद भी छोड़ने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इसके लिए नेताओं को उनको सामने आकर ये बात कहनी होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार, गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने में जुटी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में मचे उथल पुथल को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि जहां भी गैर भाजपा सरकार होती है वहां भाजपा सरकार को चैन से नहीं रहने देती, किसी भी तरह से तोड़ मोड़ कर भाजपा उसे अस्थिर करने में जुटी रहती है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि सरकार चलेगी तो उसी की चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ये तो तानाशाही है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों ने भाजपा को नकार दिया था, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर सरकार बना ली गई।
अग्निपथ योजना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग जायज़ है। उन्होंने कहा कि आखिर 4 साल बाद अग्निवीर कहां जाएंगे। उन्होंने सरकार द्वारा अग्निवीरों के संबंध में की जा रही घोषणाओं को भी झूठा करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और जेडीयू की सरकार ने देश और राज्य को बर्बाद कर दिया है। जो वादे किए गए थे वो पूरा हुआ क्या। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध होना चाहिए लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपको बता दें कि सेना भर्ती के लिए प्रारंभ की गई योजना अग्निपथ का ऐसे तो कई स्थानों पर विरोध जताया गया, लेकिन सबसे अधिक हिंसा बिहार में हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव का क्या होगा एक्शन, मातोश्री में सीएम और पवार के बीच 2 घंटे तक हुआ मंथन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है तो दूसरी तरफ विधायक एक एक करके उद्धव ठाकरे से अलग होते दिख रहे हैं। बावजूद इसके शिवसेना मजबूत होने का दावा कर रही है। अब तक शिवसेना की तरफ से 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाते हुए डिप्टी स्पीकर को पत्र भेजा गया है। दूसरी तरफ शिंदे खुद को विधायक दल का नेता बता रहे हैं और शिवसेना विधायकों की मीटिंग में पार्टी के सिर्फ 13 एमएलए पहुंचे थे, जबकि महाराष्ट्र में उनके 55 विधायक हैं। यानी ये साफ हो चला है कि बाकी 42 विधायक शिंदे गुट के साथ हैं और इसमें 38 विधायक शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंच भी चुके हैं। यानी अब शिंदे गुट पर दल बदल कानून लागू नहीं हो। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।